रहीम। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे गायनी का पार्ट। ठीक है, गायनी के पार्ट में आप लोगों को या तो इंस्ट्रूमेंट आएगा। इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े थे, कस्कोस स्पिकुलम है। ठीक है, फिर एपिजाटमी सीजर हमने पढ़ी है, सिम स्पेकुलम पढ़ी है। या तो तीन चार जो इंस्ट्रूमेंट थे वो आएंगे, या इसी तरह केस दिया होगा उन लोगों ने। केस दिया होगा, केस की डायग्नोज आप लोगों ने करनी है, इसके साथ मैनेजमेंट बताया होगा, कॉम्प्लिकेशन बताई होगी। गायनी में सारे के सारे 8 से 9 केसेस है, और उनके अंदर से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो कॉमन है आप लोगों ने ही याद रखने हैं। ओस वाले हैं तो देखें, ये आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाएगी। केस नंबर 1, अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल, P1A1। पी से मुराद ये है पेरिटी, पी स्टैंड फॉर पेरिटी, मीन के इसकी कितनी जनाब फॉर एग्जाम्पल क्या है, बच्चे है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज कॉल्ड पेरिटी, P1। A1 से मुराद यह है एबोर्शन, इसकी एक बच्चा है, एक जिंदा है और एक की क्या हुई है, एबोर्शन हुई है। ठीक है, प्रेजेंट विद सेकेंडरी इनफर्टिलिटी एंड एमिनूरिया। एमिनूरिया का मतलब लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ इवाकुएशन एंड क्यूरिटाज 6 months बैक फॉर इनकम्प्लीट एबोर्शन। A1 का मतलब इसकी एबोर्शन हुई है। अब एबोर्शन का मतलब यह है कि या तो बच्चे की जो डिलीवरी है वो 20 वीक से पहले हो जाए। कितने वीक की प्रेगनेंसी होती है, 38। ठीक है, अगर 20 वीक से पहले पहले बच्चे की बर्थ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एबोर्शन। या जो बच्चा पैदा हो जाए और उसकी बाई बर्थ वेट हाफ केजी से कम हो, मतलब 500 ग्राम, हाफ केजी से कम, दैट इज कॉल्ड ऑफ एबोर्शन। एबोर्शन की क्वेश्चन आता है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जाकर घर में ये जो मैं चीजें बता रही हूँ वाह वाह ये सारे नोट कर ले। एबोर्शन बेबी इज अ बेबी whose एज इज लेस देन 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एक मदर है उसकी बच्चा पैदा हो जाए लेकिन वो प्रेगनेंसी के किस वीक से पहले पैदा हो जाए, 20 वीक, तो उसको एबोर्शन कहते हैं। या किसी भी वीक में पैदा हो जाए लेकिन बाई बर्थ बच्चे का वेट हाफ केजी से कम है, वो भी एबोर्शन है। और जो नॉर्मल वेट होता है बच्चे का बर्थ के बाद वो 2.5 केजी है। कितना होता है, 2.5, मतलब 2.5 केजी, ये नॉर्मल वेट है। लेकिन हाफ केजी तो बहुत कम है ना, वो इतना होता है कि उसमें बच्चा जो है ना सरवाइव नहीं करता, वो भी अबॉर्शन है। अब इसके अंदर जो मेन क्लू है वो आप लोगों को क्या दिया है कि इस फीमेल की एमिनूरिया है, लेकिन अब इसने पहले इवाकुएशन एंड क्यूरिटाज की है। यूट्रस की सफाई को हम क्यूरिटाज कहते हैं। अब इधर देखिए, इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मतलब ये है अगर जो बच्चे की टिश्यू बनी थी अगर वो पूरी की पूरी जाया हो चुकी है, वो कंप्लीट एबॉर्शन है। कभी कभार जो बच्चे की टिश्यूज बनती है यूट्रस में, इसका कुछ पार्ट तो जाया हो जाता है, कुछ पार्ट यूट्रस में ही रह जाता है, इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहता है। अब इधर देखिए, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ यूट्रस, ये यूट्रस है, इसके अंदर ये सर्विक्स है और ये वेजाना है, वेजानल कैनाल है। कुछ टिश्यू बाहर जा चुकी है बच्चे की और कुछ टिश्यू स्टिल कहाँ पे है, यूट्रस में। फीटल टिश्यू इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का नाम सुना है कि नहीं। मतलब ये है, कंसेप्शन मीन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की प्रोडक्ट क्या है, फीटस ही है ना, तो फीटस टिश्यू को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अब इस फीमेल ने क्या किया है, जो रिटेन टिश्यू है उसके लिए क्या किया है, क्यूरिटाज। हमने जब क्यूरिट की है, ये टिश्यू बाहर निकाली है, तो क्यूरिटाज के बाद क्या होता है, जो यूट्रस का इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, क्या होता है, एंडोमेट्रियम, ये क्यूरिटाज की वजह से वीक हो जाता है और एंडोमेट्रियम जाकर किसके साथ अटैच हो जाता है, मायोमेट्रियम। मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। तो जब भी क्यूरिटाज की हिस्ट्री आ जाए, क्यूरिटाज, तो क्यूरिटाज डायलेशन एंड क्यूरिटाज DNC, या ENC का मतलब क्या है, इवाकुएशन क्यूरिटाज। क्यूरिटाज के बाद एंडोमेट्रियम का किसके साथ अटैच होने का चांस होता है, मायोमेट्रियम। तो फिर इस फीमेल की जो मेंसेस आएगी, मेंसेस का मतलब क्या है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल सेल, एंडोमेट्रियम की शेडिंग को मेंसेस कहते हैं। अगर वो इसके साथ एडहेस हो चुकी है तो फिर शेडिंग होगी, नहीं होगी, इसलिए इस फीमेल के अंदर क्या है, एमिनूरिया है। अगर डायलेशन या क्यूरिटाज के बाद एमिनूरिया की हिस्ट्री आ जाए, इसका मतलब यह है 95% जो एंडोमेट्रियम है वो किसके साथ अटैच हुआ है, मायोमेट्रियम। दैट इज कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं, एशरमैन सिंड्रोम, ASHMERMAN, एशरमैन सिंड्रोम। व्हाट इज एशरमैन सिंड्रोम, इट इज यूटराइन एडहेशन। ये क्या है, यूटराइन एडहेशन है, जो किसके बाद होता है, डायलेशन एंड क्यूरिटाज के बाद होता है। The endometrial layer should be attached with the myometrium.
जब वो इसके साथ एडहेस करेगा तो फिर शेडिंग नहीं होगी, तो देयर विल बी एमिनोरिया। क्लियर है? तो डायग्नोज के क्या है? आंसर इज एशरमैन सिंड्रोम। फिर इसका काज वो पूछेंगे, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन पूछेंगे, और फिर मैनेजमेंट पूछेंगे। तो देखे ये जनाब, अगर आप लोग इसको देखें, ये इसमें ओके। नेक्स्ट केस, ये जो नीचे मैंने आप लोगों से चीजें पूछी इसकी आंसर आगे है, ठीक है ना। केस नंबर 2, at which time serum progesterone level should be measured for the detection of ovulation in a woman with regular menstrual cycle। अब व्हाट इज दिस? मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये है, इसमें दो फेजेज है, फोलिकुलर फेज और ओवेरियन फेज, ठीक है। अब इधर सुन लें कि आप लोगों की सारा स्टेप 1 थ्योरी है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें ओवरी का काम होता है कि नहीं? फॉर एग्जांपल दिस ओवरी, ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? फोलिकल। क्या होती है? फोलिकल, मिलियंस ऑफ फोलिकल, ठीक है। दीज आर इमेच्योर फोलिकल प्रेजेंट इन द ओवरी, ये ओवरी के अंदर होती है। जब हर मंथ आता है तो इन प्राइमोडियल फोलिकल के अंदर एक न एक मेच्योर हो जाता है, ऐसा है ना। तो दीज आर मेच्योर और इमेच्योर, इमेच्योर, इन सब में से एक क्या हो जाता है? मेच्योर। दिस मेच्योर फोलिकल इज कॉल्ड प्राइमरी। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। ये पहले वाले क्या थे? प्राइमोडियल फोलिकल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी। फिर प्राइमरी फोलिकल किस में कन्वर्ट होता है? मजीद मेच्योर हो जाता है, इसको सेकेंडरी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल, ऐसा है ना। सेकेंडरी। जब प्राइमरी फोलिकल किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी। तो यहाँ पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच, ठीक है। और इस फोलिकल के अंदर ओवम होता है। क्या होता है? ओवम। और जब सेकेंडरी फोलिकल मजीद क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, मेच्योर, इसको कहते हैं ग्राफियन फोलिकल। ये नाम सुना है? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्राफियन फोलिकल। आप सुन ले, ग्राफियन फोलिकल सबसे मेच्योर फोलिकल है, और इसके अंदर मसूद क्या पड़ा है? ओवम पड़ा है। फिर ऊपर से एक हार्मोन आता है, इसका नाम क्या है? एलएच। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फोलिकल को रप्चर करता है, और इससे क्या निकालते हैं? ओवम निकालते हैं। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम व्हाट? ग्राफियन फोलिकल इज कॉल्ड ओवेलेशन। तो क्या कहते हैं? ओवेलेशन। कि फीमेल की हर मंथ में 14 डे पे होता है। किस डे पे होता है? 14 डे। ईच मंथ के 14वें दिन पे ओवेलेशन होती है फीमेल में। अब ये जो चीज रह गई, सुन ले, ये जो चीज रह गई, ये कौन सा फोलिकल था? हाँ, व्हाट इज दिस फोलिकल? ग्राफियन फोलिकल। लेकिन अब इसमें ओवमो नहीं है। ये ओवेलेशन से पहले के ओवेलेशन के बाद में है। ओवेलेशन से पहले तो इसमें ओवम था ना, अब ये ओवम रिलीज हो गया, ये विदाउट ओवम रह गया ना। कौन सा फोलिकल? ग्राफियन फोलिकल ओवेलेशन के बाद कार्पस लूटियम कहलाता है। इसका नाम क्या बन जाता है? कार्पस लूटियम। फिर से सुन ले, सबसे पहले प्राइमोडियल फोलिकल है, इसमें एक मेच्योर होकर क्या बनता है? प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल एफएसएच के जरिए सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी किस में? ग्राफियन फोलिकल। ओवेलेशन किस फोलिकल में होती है? ग्राफियन फोलिकल है। जी पर ग्रेट फोलिकल, ये ग्रेट फोलिकल है, ये ओवेलेशन कराती है। जब इसने ओवम बाहर निकला है, ओवम, तो फिर ये खाली रह गया ना। इस खाली ग्राफियन फोलिकल को कार्पस लूटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम फिर क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। और कार्पस लूटियम जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इसका पीक पहुंच जाता है कितने दिनों में? हाँ जी, 7 दिनों में। कितने दिनों में? 7। तो 14 दिन पे क्या हो चुका है? हाँ जी, ओवेलेशन। सातवें दिन ओवेलेशन के बाद क्या चीज बढ़ गया है? प्रोजेस्टेरॉन। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है क्या? नहीं। तो 28 दिन के 14वें दिन पे क्या होगी? ओवेलेशन। उसके बाद कार्पस लूटियम बनेगी, और वो क्या बनाएगी? प्रोजेस्टेरॉन। तो मैक्सिमम पीक रेंज कितने दिन में पहुंची है? 7। तो 14 तो पहले हुई है ना, और 7 तो कितना दिन? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के मुताबिक पीक प्रोजेस्टेरॉन कितने दिन पे पहुंचता है? 21 डे पे। बात समझ गए कि नहीं? 14वें दिन तो पहले हुए ना, 14 दिन पे ओवुलेशन है, उसके बाद 7वां दिन पे प्रोजेस्टेरॉन पीक पे पहुंच जाएगा। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड में 28 डेज पीरियड में किस दिन पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत बड़ा होता है? 21 डेज पे। बात समझ गए कि नहीं? इसमें क्या लिखा है? एट विच टाइम सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल शुड बी मेजर्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ओवुलेशन इन अ वुमन विद रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आंसर इज 21 डे। ये पीक पे होता है। क्लियर है? व्हाट इज नेगली रूल? ये पता है किसी को? नेगले रूल का मतलब क्या है? नेगले रूल का मतलब आता है कि नहीं?
एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी का नाम सुना है क्या नहीं? हाँ, एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी। चले जी, एक और पॉइंट सुन ले। ये जो फेज है ना, ये ओवुलेशन तक, ये सारा ओवरी के अंदर होता है ना। कहाँ पे? ओवरी। और इसमें फोलिकल मैच्योरेशन है सारा क्या नहीं? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस फेज को क्या कहते हैं? फोलिकुलर फेज। क्या इसको हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं? ये ओवुलेशन ओवुलेटरी है, मतलब ये ओवेरियन फेज इसको कहते हैं। फिर जब ओवुलेशन हो जाए तो फिर इसके बाद ल्यूटियल फेज होता है। कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज होता है। बात समझ गए क्या नहीं? मैं आप लोगों को एक आसान मिसाल देता हूँ, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवुलेशन 14 दिन की बजाय 13 पे भी हो सकती है, 18 पे भी हो सकते हैं, 20 पे भी हो सकती है। ओवुलेशन डेट में भी चेंज, याद रखें। ओवुलेशन डेट जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में कौन सा दिन हो? 14 हो। उन फीमेल में 14 पे होती है जिसका साइकिल कितने दिन का हो? 28 डे का हो। इसका मतलब ये ओवुलेशन डेट चेंज हो सकता है कि नहीं? तो ओवुलेशन ये जो पीरियड है फोलिकुलर मैच्योरेशन, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल। लेकिन जब ओवुलेशन हो जाए तो ल्यूटियल फेज क्या है? ये कांस्टेंट है। फिर ये 14 दिन चलेगा। फिर ये कितना दिन चलेगा? 14। इसका मतलब मैं आप लोगों को कहता हूँ, एक फीमेल है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है। कितने दिन का है? 35। इसका ओवुलेशन कब हुई है? हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल का अगर 35 दिन हो, 35 डेज, तो 14 उससे माइनस करे तो 21 डे पे इसकी ओवुलेशन हुई है। बात समझ गए क्या नहीं? और इसकी सीरम प्रोजेस्टेरॉन कब ज्यादा होगी? 28 डे पे, क्योंकि ओवुलेशन के 7 दिन बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ती है तो 28 डे पे आएगी। अब बात समझ गए? तो विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कांस्टेंट? आंसर इज फोलिकुलर फेज। ओवुलेशन से पहले वाला फेज कांस्टेंट, सॉरी ल्यूटियल फेज। बाद में इसको कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या? पोस्ट ओवुलेटरी। ओवुलेशन के बाद ल्यूटियल फेज कांस्टेंट है और ये वेरिएबल फेज होता है। ठीक है। अगर एक पेशेंट है, LMP का नाम सुना है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या नहीं? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का नाम सुना है? LMP। एक होता है एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी। अगर एक फीमेल आपको अपना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बताए, उसके साथ आप ऐड करें 9 मंथ। क्या ऐड करें? 9 मंथ और 7 डेज। ऐसा है क्या नहीं? इससे हमें एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी का पता चलता है। इस रूल को नेगले रूल कहते हैं। मतलब यह है कि इस फार्मूले को गायनी में क्या कहते हैं? नेगले रूल कहते हैं, मतलब नेगलेज रूल इसको कहते हैं। ठीक है। अब अगर एक फीमेल है, उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब वो कहते हैं कि यार उसकी लास्ट मेंसेस की जो पीरियड थी वो 10 जनवरी है। कितना है? 10 जनवरी। तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी क्या है? तो 10 जनवरी के साथ 9 मंथ ऐड करेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो देखे 10 अक्टूबर आ गया, मतलब 10 अक्टूबर, और 10 के साथ क्या जमा करें? 7। तो मतलब ये है कि 17 अक्टूबर इसकी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी है। तो ये रूल क्या कहलाता है? नेगले रूल कहलाता है। अब देखिए इसमें आगे इन लोगों ने क्या लिखा है, इसको देखें। A 34-year-old woman present with foul-smelling discharge causing itching. Vaginal examination shows strawberry appearance of the cervix. Very important. फिर से सुन ले, दो बात इसमें आती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना और इचिंग भी है। और इसकी सर्विक्स को हमने देखा तो वो क्या थी? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन है, इसको ट्राइकोमोनियसिस कहते हैं। दैट इज नोन एज वेजिनाइटिस। ये कौन सा कंडीशन है? वेजिनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना। इसकी 3 काजेज है, ये लिखे। फर्स्ट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, का नाम सुना है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नेक्स्ट होते हैं ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस। और द थर्ड इज कॉल्ड ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट इन्फेक्शन को हम कैंडिडियासिस या फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस याद रखें, इसमें फिशी ऑर्डर स्मेल आता है। क्या आता है? फिशी ऑर्डर स्मेल। ये आप लोगों को जरूर आएगा। अगर एक फीमेल है, उससे वेजाइना की डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन इसमें कौन सा स्मेल आ रहा है? फिशी ऑर्डर। मछलियों का अपना एक बू, मतलब ये बू होता है कि नहीं? तो मछली जिस तरह कई जगह पे आप मछलियां जहाँ पे मतलब लोग बैठे, उसका एक बू होता है, स्मेल होता है, फिशी ऑर्डर स्मेल इन वेजाइना इज द हॉलमार्क ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर इसमें आ जाए
स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ टंग और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स, हाँ जी, अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ये किसके अंदर आता है? ट्राइकोमोनियासिस। किसके अंदर? ट्राइकोमोनियासिस। और अगर आ जाए एग्जाम में वाइट कर्डी डिस्चार्ज है, क्या है? वाइट कर्डी डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज है वाइट कर्डी, और पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर क्या है? यीस्ट इन्फेक्शन है, ये फंगल है, ठीक है। चाहे बैक्टीरियल वेजिनोसिस आ जाए, चाहे ट्राइकोमोनियासिस आ जाए, चाहे यीस्ट इन्फेक्शन आ जाए, इन सब के अंदर जो हम ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज नोन एज मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल देते हैं। मेट्रोनिडाजोल कैन कवर लॉट ऑफ बैक्टीरिया इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया है, दैट इज कवर्ड बाय मेट्रोनिडाजोल। इन सब के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है। लेकिन इसमें हम एंटी फंगल भी देते हैं, कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल देते हैं, ठीक है जी। ये जनाब ट्राइकोमोनियासिस है। इधर देखें, इसमें लिखा है डायग्नोसिस इज ट्राइकोमोनियासिस। नेचर ऑफ डिस्चार्ज इन लोगों ने लिखा है येलोविश होता है, ये क्या होता है? येलोविश। फिर रिस्क फैक्टर क्या है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन उन लोगों में होता है जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री हो। तो एसटीआई हो सकती है कि नहीं? एसटीआई है। और ट्रीटमेंट इज मेट्रोनिडाजोल देते हैं। ये पहले केस का आंसर है, एशर मैन सिंड्रोम। पहले केस में आप लोग जब आप पीडीएफ में ले जाए तो एक इसके साथ अपना फिर कंपेयर करें। एशर मैन सिंड्रोम इज व्हाट? इंट्रा यूटराइन एडहेशन। मैंने बताया था ना कि डायलेशन क्यूरिटाज के बाद जो एंडोमीट्रियम है वो किसके साथ अटैच हो जाता है? मायोमीट्रियम। फिर नो एग्जैक्ट काज बट रिस्क फैक्टर आर देयर। कुछ रिस्क फैक्टर जरूर है डायलेशन क्यूरिटाज, लेकिन ये नहीं पता कि ये क्यों होता है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या है? इनफर्टिलिटी। अगर मेंसेस नहीं है, एमेनोरिया है, तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है? नो, इनफर्टिलिटी। और इसकी मैनेजमेंट क्या है? हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड एडहेसियोलाइसिस। जो एडहेशन हुई है उसको हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे, लेकिन हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड करेंगे। व्हाट इज हिस्टेरोस्कोपी? इट इज अ प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन सी द यूट्रस। तो यूट्रस को देखेंगे कि कहाँ पे एडहेशन हुई है, और जहाँ पे एडहेशन हुई है उसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जिकली हिस्टेरोस्कोपी गाइडेड हम क्या करते हैं? एडहेसियोलाइसिस करते हैं, ठीक है। ये केस नंबर 1 का आंसर है। फिर इसके बाद इस केस को देखे, शाबाश। अ 23-year-old woman breast feeding her baby, बहुत इंपोर्टेंट है। She is asking, सॉरी, इसको देखिए कौन सा है? ट्राइकोमोनास वाला, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। मेल ऑर्डर कौन सा? येलो ग्रीन डिस्चार्ज है। ये रिस्क फैक्टर क्या है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। और ट्रीटमेंट क्या है? टिनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल। बस ये आप लोगों ने लिखना है, और यही स्टेशन होता है स्टेप 2 में, ओस्की में। बस दो चीजें लिखे हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। इसमें देखें, जो अब इसको देखें, आप लोग के ख्याल में क्या है? शाबाश। A 23-year-old woman breastfeeding her baby. She is asking for effective method of contraception. Contraception is a method through which we can prevent pregnancy. Contraception के जरिए हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन इस फीमेल को बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव हम क्या देंगे? अब देखें, इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ। फर्स्ट वन इज, आप लोगों को नाम सुना होगा, COCP, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, COCP, जिसको लोग OCP भी कहते हैं, नाम सुना है ना। फिर इसमें एक आता है POP, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, इसको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। फिर एंट्रा यूटराइन डिवाइस, नाम सुना है कि नहीं? इसमें कॉपर टी यूज होता है, कॉपर टी मतलब एंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, या इसको IUCD, इंट्रा यूटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉपर टी। बैरियर मेथड, इसमें कंडोम्स आती है, दीज आर कॉल्ड बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, इसमें मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, ये भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स आती है। एक होते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट से मुराद ये है कि कोई यहाँ पे रखते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिफ्यूज हो गया, कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट। लेकिन ये अक्यूट होता है कि लॉन्ग रन के लिए,
इम्प्लांट इस तरह कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन से बना होता है, ये मसल में रखते हैं और इससे आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोजेस्टेरॉन डिफ्यूज होता है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। और आखिर में लेके सर्जरी, मेल में वेजिक्टोमी का नाम सुना है कि नहीं, जो डक्टस डिफरेंस है उसको खत्म कर देते हैं। या फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, उसको सल्फेंजेक्टोमी कहते हैं। तो ये टेम्पररी कंट्रासेप्शन है कि परमानेंट? ये परमानेंट है, ठीक है, ये परमानेंट। ये उन लोगों में की जाती है जिन लोगों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो और वो ये कहते हैं कि हमने फैमिली कंप्लीट कर ली है, वो मजीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? सर्जिकल अपनाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन, अगर एज 20 से लेके 35 है, ये याद रख, कितना? एज 20 से लेके 35 है, उसमें बेस्ट कंट्रासेप्शन इज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, COCP, ये बेस्ट है, ये गायनी में याद रखे। 20 से लेके 35 साल के दरमियान अगर बेस्ट कंट्रासेप्शन हम देना चाहे तो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल से, एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ये एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अब इधर भी एज तो 23 ईयर है, लेकिन हम यहाँ पे COCP नहीं देते, लेकिन यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग है। अब इसमें क्या होता है कंबाइंड में? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन इनहिबिट लैक्टेशन, ये याद रख, एस्ट्रोजन क्या करता है? लैक्टेशन इनहिबिट। अगर ये आप देंगे इस पेशेंट को तो कंट्रासेप्शन तो होगी, लेकिन ब्रेस्ट फीडर है तो लैक्टेशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। हमने ऐसा कंट्रासेप्शन अपनाना है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कि प्रेगनेंसी भी ना हो और लैक्टेशन पे इफेक्ट भी ना हो। तो हम फिर एस्ट्रोजन दे सकेंगे? नहीं, तो हम सिर्फ क्या देंगे? आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। तो तुम क्या देंगे? POP। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल इज गिवन इन 2 कंडीशन। हाँ जी, एक उन कंडीशन में जिनको COCP से एलर्जी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम COCP लेते हैं, उसको डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एलर्जी, तो फिर उसमें हम क्या देंगे? POP। और जो ब्रेस्ट फीडर है उसमें भी क्या देंगे? POP देते हैं, ठीक है। जिसका मेन मेथड है। मोस्ट कॉमन कंट्रासेप्शन क्या है आप लोग के ख्याल में इन सब में? आंसर इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मोस्ट कॉमन कंट्रासेप्शन है। कंडोम इजी अवेलेबल, इजी टू यूज, मतलब ये मोस्ट कॉमन है पूरी दुनिया में। मोस्ट कॉमन कंट्रासेप्टिव मेथड ये बैरियर मेथड है, ठीक है। मेंशन सम मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ये नाम है सारे, ठीक है ना? हाँ जी, ओके। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर वैसे जो है ना मेंसेस नहीं आती, वजह यह है प्रोलैक्टिन इनहिबिट मेंसेस, प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर वो लेना भी चाहे उसकी साइकी के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल देते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्रोलैक्टिन आल्सो इज अ कंट्रासेप्टिव हार्मोन, वो भी FSH LH को क्या करते हैं? कम। तो जितना वो ब्रेस्ट फीड करवाएगी, प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो उसकी मेंसेस तो नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये तो हमने कर लिया ना एशर में। हाँ, नेचुरल, बिल्कुल। इसको क्वार्टस या प्री क्वार्टर कंट्रासेप्शन कहते हैं। नेचुरल कंट्रासेप्शन इज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टेशन है, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस वाला है। व्हाट इज दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आ सकता है। इसको शाबाश देख ले। A 35-year-old G1P0, G1 मीन ग्रेविडा, ग्रेविडा मीन प्रेग्नेंट, ठीक है। P मीन पैरिटी, उसकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चे नहीं है। इसको G1P0, वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ SLE एट 34 वीक ऑफ जेस्टेशन मीन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का कितना टाइम हुआ है? 34। प्रेजेंट विद हेडेक इन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, यहाँ पे he is admitted and found to have BP of 175/100, इसका मतलब हाइपरटेंशन है। प्रोटीन यूरिया भी है, +4 डिप्स्टिक। प्रोटीन के अंदर हम यूरिन चेक करते हैं, वो डिप्स्टिक इस्तेमाल करते हैं, उस पर +1 +2 लिखा होता है। +1 +2 पे अगर साइन आ जाए ना यूरिन टेस्ट में, इसको कहते हैं माइल्ड प्रोटीन यूरिया। अगर +3 +4 आ जाए तो उसको कहते हैं मैसिव प्रोटीन यूरिया। नॉर्मली हाउ मच प्रोटीन इज लीक इन द यूरिन? 0। याद रखें, नॉर्मली प्रोटीन इज नॉट लीक इन द यूरिन
until unless there is no renal damage or not blood pressure high। बीपी हाई के अंदर प्रोटीन कहाँ पे लीक करना शुरू करते? यूरिन में। तो +4 डिप्स्टिक हैविंग रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ फिट्स। अब ऐसा करें, नीचे लेके जेस्टेशनल एज लेके जल्दी। जेस्टेशनल एज से मुराद प्रेगनेंसी वीक है। जेस्टेशनल एज लेके मोर देन 20 वीक्स, एक पॉइंट। जेस्टेशनल एज मोर देन 20 वीक्स, देख लिया। नेक्स्ट देखें, इंक्रीज बीपी वीक्स। अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी वीक कितने से ज्यादा हो? 20 से। और नीचे सेकंड बात उसमें हो इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर भी उसका क्या हो? ज्यादा। सेकंड बात लेके इंक्रीज बीपी। थर्ड लेके प्रोटीन यूरिया भी हो उसमें, चाहे वो +1 +2 हो या +3 +4 हो, कोई भी हो, लेकिन प्रोटीन यूरिया हो। कितनी बातें हो गई? कौन कौन सी? जेस्टेशनल एज मोर देन 20, हाई ब्लड प्रेशर, और तो इसके सामने एरो में लेके प्री क्लाम्शिया। इसको क्या कहते हैं? प्री क्लाम्शिया। PRECLAMPSIA, दैट इज कॉल्ड प्री क्लाम्शिया। प्री क्लाम्शिया समझ गए कि नहीं? अब लेके नीचे प्री क्लाम्शिया लेके प्री क्लाम्शिया के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए? 3, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, और जेस्टेशनल एज शुड बी मोर देन 20 वीक, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, दैट इज प्री क्लाम्शिया। अब नीचे लेके प्री क्लाम्शिया प्लस फिट्स। अगर इन 3 चीजों के साथ क्या चीज आ जाए? सीजर आ जाए, तो लेके ई क्लाम्शिया, फिर ये क्या बन जाता है? ई क्लाम्शिया। तो प्री क्लाम्शिया के अंदर अगर क्या चीज आ जाए? फिट्स आ जाए, तो फिर ये किस चीज की पेशेंट है? ई क्लाम्शिया की पेशेंट है। अब आसान है कि नहीं? अब इस पेशेंट के अंदर इसकी जेस्टेशनल एज कितनी है? 34। ज्यादा है 20 से कि नहीं? इसमें बीपी ज्यादा है कि नहीं? और प्रोटीन यूरिया भी है। तो प्री क्लाम्शिया तो है, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा है? फिट्स भी है, तो दैट इज ई क्लाम्शिया। तो प्री क्लाम्शिया के साथ अगर क्या चीज मिल जाए? फिट्स, दैट इज ई क्लाम्शिया। और ई क्लाम्शिया से अगर हम फिट्स माइनस करें तो प्री क्लाम्शिया बन जाता है। ठीक है, तो सिर्फ प्री क्लाम्शिया ई क्लाम्शिया में किसका फर्क है? फिट्स का मसला है। नीचे लेके मैनेजमेंट ऑफ फिट्स, आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट। हम क्या देते हैं? मैग्नीशियम। नाम सुना है कि नहीं? MgSO4 देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिट्स इन ई क्लाम्शिया। ये फिट्स के लिए देते हैं। और बीपी कम करने के लिए लेके हाइड्रोलाजीन। नाम सुना है कि नहीं? कौन सा ड्रग देते हैं? हाइड्रोलाजीन। ये वेजोडायलेटर है, ये वेसल को डायलेट करके प्रेशर को कम करेगा। और अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे दूसरा क्या ड्रग दे सकते हैं? लेब्यूटालोल, ये बीटा ब्लॉकर है। तो लेब्यूटालोल सेफ इन प्रेगनेंसी, ये भी दे सकते हैं। अगर इसके साथ भी कोई पूछे अल्फा मिथाइल डोपा, एल्डोमेट के नाम से इसका टैबलेट आता है, ये भी दे सकते हैं। तो हाइड्रोलाजीन, लेब्यूटालोल एंड अल्फा मिथाइल डोपा, ये सारे के सारे प्रेगनेंसी सेफ है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट डोज जो है ना, ये हम 4 ग्राम MgSO4, लेकिन ये हम आगे अभी इसके अंदर मैनेजमेंट में मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। तो प्री क्लाम्शिया इक्लाम्शिया समझ गए? इसको देखे, व्हाट इज दिस? अ 40-year-old मल्टीपेरस। मल्टीपेरस का मतलब क्या है? ज्यादा बच्चे हैं इसके। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्या इशू है आप बताएं। हुआ यार, ट्रायू का क्या इशू है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इससे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रही है। अगर एक फीमेल यूरिन होल्ड ना कर पाए उसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और अगर यूरिन करना चाहे लेकिन कर ना सके उसको कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। क्या कहते हैं? यूरिनरी। इधर देखे ना, दिस इज फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा होता है ना, दिस यूरिथ्रा। बात समझ गए? अगर इस ब्लैडर के अंदर यूरिन है लेकिन वो यूरिन निकल ना सके, वो यूरिनरी रिटेंशन है। कि यूरिन के कहाँ पे है? ब्लैडर में रिटेन है। अगर इसमें यूरिन पड़े है
और हाँ कोई बंदा कफ करे या लाफ करे, इससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने से उससे यूरिन के जनाब कतरे जाए, यूरिन होल्ड ना कर पाए, तो उसको कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या कहते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये याद रखें। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस ब्लेडर को सपोर्ट के लिए फीमेल में एक मसल होता है, उस मसल का नाम है लेवेटर एनाई। कौन सा मसल, लेवेटर एनाई। पेल्विक केविटी की जितनी भी वेस्ट्रल आर्गन है उसको सपोर्ट किया देता है लेवेटर एनाई। दिस इज द स्ट्रांगेस्ट मसल ऑफ द पेल्विक केविटी। ये ब्लेडर को भी सपोर्ट देता है। जिस फीमेल की ज्यादा बच्चे होती है, 5 6 7 ज्यादा बच्चे होते हैं, तो मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी के अंदर मल्टीपल टाइम इसकी स्ट्रेचिंग होती है। तो लेवेटर एनाई 4-5 बच्चे पैदा करने के बाद वीक होगा क्या, स्ट्रांग, वीक हो जाता है। तो जब ये वीक हो जाता है तो ये फिर ब्लेडर को सपोर्ट नहीं करता। तो फिर उन फीमेल में अगर थोड़ा सा भी एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उससे ड्रिबलिंग होती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसका कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस मीन प्रेशर बढ़ने से उससे यूरिन की क्या होती है, ड्रिबलिंग होती है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इस फीमेल की एज क्या है, 40 है, 20 साल 25, यंगर तो नहीं है ना। जितना एज बढ़ेगा और मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी और इसके अंदर कफ लाफ, इस पे अगर यूरिन ड्रिबल हो जाए, दैट विल बी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, इसकी रिस्क फैक्टर है मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी और लेवेटर एनाई मसल वीकनिंग है। ठीक है ना। और इसकी ट्रीटमेंट है कीगल एक्सरसाइज। कौन सा, कीगल एक्सरसाइज करते हैं और इसको कहते हैं कि लाफ वगैरह ये जनाब इससे अवॉइड करें। ठीक है ना। लेकिन कीगल एक्सरसाइज नाम सुना है ना, इससे पेल्विक मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। व्हाट इज दिस, a young female presented to the gynae unit with a major of complaint of postcoital bleed। हाँ जी, postcoital मीन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीड हो जाए और वो ना रुके और सीबीसी पे प्लेटलेट भी ठीक है, तो याद रखे द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ये किस कैंसर की प्रेजेंटेशन है, सर्वाइकल। आजकल तो गायनी वाले कहते हैं कि आफ्टर दी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर फीमेल की ब्लीड ना रुक पाए, दैट इज कैंसर ऑफ सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैंसर है। देखिए, गायनेकोलॉजिकल कैंसर का मतलब क्या है, द कैंसर विच अराइजेस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अ फीमेल इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिकल कैंसर। उसमें सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50, उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यंगर फीमेल में आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग का होना किसका निशानी है, सर्वाइकल कैंसर। अगर आपने 10/10 नंबर लेने हैं तो सर्वाइकल कैंसर की वायरस याद रखें, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसकी 16 और 18 नंबर स्ट्रेन याद रखें, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मैंने डर्मा में बताया था, इसकी 6 और 11 नॉन ऑन्कोजेनिक है और ये क्या है, ऑन्कोजेनिक है। 15 से ऑनवर्ड जितने भी आ जाए, 31 32 ये सारे क्या है, ऑन्कोजेनिक। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कैन काज एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री है कि नहीं, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से इस फीमेल को कौन सा इंफेक्शन हुआ है, एचपीवी। एंड दिस एचपीवी कैन टारगेट विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, सर्विक्स, दैट कैन काज सर्वाइकल कैंसर। फिर यहाँ पे एग्जाम में आएगा कि जो सर्विक्स है ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। ये किसका पार्ट है, यूट्रस। इसको थोड़ा सा देखे, एग्जामिनर विल लव टू आस्क दिस, ये हमसे पूछा गया है वाइवा में। देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल यूट्रस बॉडी और यहाँ पे यूट्रस का जो लास्ट पार्ट ये सर्विक्स है। व्हाट इज दिस, सर्विक्स। और ये क्या है, दैट इज बर्थ कैनाल या वेजाइना। इसको बर्थ कैनाल, ये तो यूट्रस है ना, यूट्रस और वेजाइना के दरमियान क्या होता है, सर्विक्स। इस सर्विक्स को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, 2 में। दिस इज कॉल्ड इनर सर्विक्स एंड दिस कॉल्ड आउटर सर्विक्स। याद रखें, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये अंदर की तरफ है कि बाहर है, तो इसको हम एंडो सर्विक्स कह सकते हैं कि नहीं, दैट इज एंडो सर्विक्स एंड दैट इज कॉल्ड एक्टो सर्विक्स। गायनी के अंदर एक्टो एंड एंडो। अब एमसीक्यूज है, जो एंडो सर्विक्स है जो किसकी तरफ है, यूट्रस की तरफ है, इसके अंदर एपिथेलियम इस तरह होता है, दैट इज कॉल्ड कोलमनर एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, कोलमनर। एग्जामिनर विल से which epithelium in the endocervix, answer is columnar epithelium, columnar। और जो एपिथेलियम एंडोसर्विक्स का है वही एपिथेलियम किसका भी है, यूट्रस का है।
यूट्रस भी क्या करता है, कोलमनर एपिथेलियम। फिर जो एपिथेलियम किसका है, एक्टोसर्विक्स, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। ये कौन सा होता है, स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। मतलब सिंपल स्क्वामस नहीं है, क्या है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, लेयर्स में है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये बात समझ गए। तो सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस व्हिच हैव हाउ मेनी टाइप्स एपिथेलियम, 2। एक्टोसर्विक्स बाहर वाला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। जो एपिथेलियम एक्टोसर्विक्स का है वही एपिथेलियम वेजाइना का भी है। तो वेजाइना का भी स्ट्रेटिफाइड और स्क्वामस एपिथेलियम है। अब ये आप लोगों को दो दो बातें बता चुका हूँ। जो एपिथेलियम एक्टो का है किसकी तरफ, वेजाइना, वही एपिथेलियम किसका भी है, वेजाइना की भी है। जो एंडोसर्विक्स है अंदर वाली, जो एपिथेलियम उसका है तो वो किसका भी है, यूट्रस का भी है। अब इधर देखें, नीचे बाहर वाले तरफ में कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वामस, ऊपर वाला क्या है, कोलमनर। तो इसके दरमियान ये जंक्शन है कि नहीं, ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर कुछ एपिथेलियम स्क्वामस होगी और कुछ कोलमनर। इसको स्क्वामो कोलमनर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वामो कोलमनर। जो एक्टो और एंडोसर्विक्स के दरमियान जंक्शन है, ये तो मिक्स होगा ना, तो इसमें कुछ एपिथेलियम इसका होगा और कुछ इसका होगा। तो इस जंक्शन का नाम क्या है, स्क्वामो कोलमनर जंक्शन। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग बायोप्सी फ्रॉम द सर्विक्स। अगर हम सर्विक्स से क्या लेना चाहे, बायोप्सी लेना चाहे कैंसर के लिए, तो हम स्क्वामो कोलमनर जंक्शन से लेते हैं। एक जगह से बायोप्सी लेंगे और हमें एक एपिथेलियम का पता होगा कि दोनों का। अगर आप इधर से लेंगे तो आपको सिर्फ कौन से एपिथेलियम का पता चल सकता है, अगर इधर से लेंगे कोलमनर, अगर इस लाइन से लेंगे तो स्क्वामस कोलमनर, दोनों का पता चल सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्विक्स बायोप्सी क्या है, स्क्वामो कोलमनर जंक्शन होता है। बात समझ गए क्या नहीं। इधर देखे, इस पेशेंट को क्या है, हाँ जी, सर्वाइकल कैंसर, प्रोसीजर टू यूज, इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज इन द एरिया फ्रॉम वेयर बायोप्सी शुड बी टेकन, स्क्वामो कोलमनर जंक्शन। इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा यूज करते हैं, स्पेकुलम, सिम स्पेकुलम या कस्को स्पेकुलम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर टू यूज, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी, लेथार्टमी पोजीशन में पेशेंट को जनाब हम लेटाएंगे और वहां से कस्को स्पेकुलम के जरिए पूरी फेस को ओपन करके वहां से हम बायोप्सी लेंगे। और इसके लिए एक स्क्रीन टेस्ट किया जाता है, वो एग्जाम में आता है। द स्क्रीन टेस्ट डन फॉर सर्वाइकल कैंसर इज कॉल्ड पेप स्मेयर। तो क्या कहते हैं, पेप स्मेयर टेस्ट। ये नाम सुना है कि नहीं, PAP, पेप स्मेयर, पाप स्मेयर टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। हाँ जी, a 28-year-old gave birth to a baby 3 weeks ago and discharged back, but now she suddenly presents with complaint of inability to lactate or feed her baby, followed by lethargy and weakness. Most likely diagnosis बता सकता है कोई, दैट इज वेरी गुड, शीहान सिंड्रोम। ये क्या है, शीहान। इस फीमेल में है क्या मसला, यानी है तो, लेकिन पॉइंट्स क्या है इसके मेन में, ब्लीडिंग ज्यादा हुई है बर्थ के बाद। बर्थ के बाद अगर किसी फीमेल से सी सेक्शन पे 1000 से ज्यादा और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से 500 से ज्यादा ब्लड जाए, इसको कहते हैं PPH, पोस्टमार्टम हिमोरेज। अगर पोस्टमार्टम हिमोरेज हो जाए तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा, तो इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, तो ब्लड फ्लो टू पिट्यूटरी कम, तो प्रोलैक्टिन रिलीज कम। तो अगर प्रोलैक्टिन नहीं है तो फीमेल विल इनेबल टू फीड द बेबी। अब याद रखे, ऐसा PPH जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत कम हो जाए और बच्चे को फीड ना कर सके, उसको क्या कहते हैं, शीहान सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, शीहान सिंड्रोम। PPH क्यों होता है, याद रखे, 3 T's याद रखे, 3 T's बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, व्हाट इज टोन, टोन का मतलब है कंट्रैक्शन। यूट्रस जो है ये नियर टू द डिलीवरी ज्यादा क्या होता है, मोर वस्कुलर, क्योंकि फीटस को ब्लड चाहिए होता है। तो वेसल डायलेट होंगे कि कंट्रैक्ट होंगे, डायलेट, वेसल डायलेटेड। अब जब फीटस पैदा हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो फिर यूट्रस को क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है ताकि वेसल को बंद करे, ब्लीड ना हो जाए। कभी कभार यूट्रस की टोन नहीं होती, कंट्रैक्शन नहीं होती, ये वेसल डायलेट रहेंगे कि कंट्रैक्ट, और डायलेट वेसल से क्या होगी, ब्लीडिंग। ऐसा कंडीशन जिसमें PPH हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, लेकिन इसमें यूट्रस क्या ना करे, कंट्रैक्ट, इसको यूट्राइन एटोनी कहते हैं। क्या कहते हैं,
uterine atony. Tone is absent, contraction is absent. तो T stand for which problem? Tone problem. हो सकती है क्या नहीं? तो tone problem, uterine atony can cause BPH. नंबर 1 पॉइंट. फिर अगर एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है, इधर देखिए साइज में, अगर वो ज्यादा फोर्स लगाए तो ये नियर बाई टिश्यू को डैमेज कर सकता है क्या नहीं? लीड. तो इसमें लिखे ट्रोमा. क्या हो सकता है? ट्रोमा हो सकता है. या एक बच्चा है उसका सर स्टक है और हमने वेजाइना को कट किया एपिजियोटमी के दौरान, तो एपिजियोटमी सीजर अगर गलत जगह पे कट लगाया तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं? तो ट्रोमा में भी ड्यू टू प्रोसीजर, ट्रोमा में भी ड्यू टू बिग साइज ऑफ द फीटस. ठीक है. या जब बच्चा पैदा हो जाए तो प्लेसेंटा खत्म हो जाएगा कि नहीं? कभी कभार प्लेसेंटा का कुछ टिश्यू रिटेन हो जाती है, तो यहाँ पे टी का मतलब टिश्यू रिटेंशन. टिश्यू वर्ड रिटेंशन. और किस चीज की टिश्यू? प्लेसेंटा. तो अगर प्लेसेंटा की टिश्यू रिटेन हो जाए यूट्रस के अंदर तो बाद में ब्लीड कर सकती है कि नहीं? देखे पोस्टमार्टम हिमोरेज की कॉमन कितनी काज है? 3. नंबर 1 टोन्स प्रॉब्लम, यूट्राइन एटोनी. नंबर 2 ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है. एंड टिश्यू रिटेंशन. इन तीनों की वजह से पीपीएच हो सकता है. लेकिन एक बात याद रखे, जिस फीमेल में पीपीएच हो उसका 90% काज यूट्राइन एटोनी है. कितना परसेंट? 90%. 5 से 6% काज क्या है? 5-7% ट्रोमा है और 2 से 3% टिश्यू रिटेंशन है. बात समझ गए क्या नहीं? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच आंसर इज यूट्राइन एटोनी. याद रहेगी क्या नहीं? यूट्राइन एटोनी. मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच इज यूट्राइन एटोनी. याद रहेगी क्या नहीं? व्हाट इज यूट्राइन एटोनी? आफ्टर द बर्थ द यूट्रस कैन नॉट कंट्रैक्ट प्रॉपर्ली. वजह क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी मेक द यूट्रस वीक. वो दोबारा कंट्रैक्ट नहीं करता. एडवांस एज के साथ यूट्राइन एटोनी के चांसेस ज्यादा होती है. जिस फीमेल की एज ज्यादा हो और उसकी पहले से ज्यादा बच्चे हो तो उसमें यूट्राइन एटोनी के चांसेस ज्यादा होती है. अगर एग्जाम में आ जाए कि इसका ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, तो हमने ऐसा ड्रग देना है जो यूट्रस को क्या करें? ऑक्सीटोसिन देते हैं. ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूट्राइन एटोनी. अब अगर ट्रोमा हुआ है तो ये तो यहाँ पे लेसरेशन हुई है, ब्लीडिंग, उसको रिपेयर करेंगे, सूचर करेंगे. जिस एरिया में कट लगा है उसको क्या करेंगे? सूचर करेंगे. रिपेयर एंड सूचरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमा. और जो टिश्यू अंदर रह चुकी है इसकी क्यूरेट करेंगे, क्यूरिटाज करेंगे, सफाई करेंगे. तो क्यूरिटाज इज द ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यू रिटेंशन. रिपेयरिंग ऑफ द डिफेक्ट इज फॉर द ट्रोमा और ऑक्सीटोसिन फॉर यूट्राइन एटोनी. बात समझ गए क्या नहीं? ये मेन पॉइंट है. इसका डायग्नोज क्या है? शीहान सिंड्रोम. तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो कम होगी कि ज्यादा? शीहान सिंड्रोम इज हाइपोपिट्यूटरिज्म. ये क्या होता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म. मेंशन एटलीस्ट 3 कॉज ऑफ पीपीएच: यूट्राइन एटोनी, ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट एंड टिश्यू रिटेंशन. ये 3 है. हाउ टू मैनेज यूट्राइन एटोनी? एक पॉइंट याद रखें, इनिशियली हम बाइमेनुअल यूट्राइन मसाज करते हैं. फीमेल की यहाँ पे इस तरह मसाज करते ताकि यूट्रस में क्या पैदा करे? कंट्रैक्शन. तो पहले हम बाइमेनुअल यूट्राइन मसाज करेंगे. अगर इससे ब्लीड ना रुके तो हम फिर क्या देंगे? ऑक्सीटोसिन देंगे. तो बाइमेनुअल यूट्राइन मसाज एंड ऑक्सीटोसिन आर द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन एटोनी. ये मैनेजमेंट क्यों वो पूछते हैं यूट्राइन एटोनी की? क्योंकि पीपीएच की 90% काज क्या है? यूट्राइन एटोनी है. क्लियर है? ओके जी. नेक्स्ट. देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है किसमें? एक मिनट, ये केस इधर आ जाता है. ये उसका आंसर है. A 32-year-old G5P4A0. इसका मतलब कितनी बार मर्तबा प्रेग्नेंट हुई है? ग्रेविड का मतलब प्रेगनेंसी. कितने बच्चे हैं? और एबोर्शन नहीं हुई है. इसका मतलब शी इज प्रेग्नेंट नाउ. 5 मरतबा. 5 का मतलब क्या है? 5 मरतबा प्रेग्नेंट. तो 4 तो बच्चे हैं ना. अब 5वां स्टिल जो है ना वो यूट्रस में है. इसका मतलब ये है. क्लियर है? एबोर्शन कोई नहीं है. केम इन एंटीनेटल क्लिनिक एट 34 वीक ऑफ जेस्टेशन. देखिए प्रेगनेंसी में है. With the report given, she had complained of weakness, lethargy and dyspnea while performing normal household activity. Report HB क्या है? कम. MCV कितना है? 60. Normally MCV is 80 to 100.
80 से कम को माइक्रोसिटिक कहते हैं। क्या? द मोस्ट कॉमन माइक्रोसिटिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी। तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी है। इसका दूसरे वो जो आप लोगों को बताया है उससे गो थ्रू करें, इसके सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है ना। देखें, व्हाट इज प्लेसेंटा, नेम टू एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। अलो एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। मेंशन टू एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। एक होता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होता है? एब्रप्शियो प्लेसेंटा एंड प्रीविया। अगर ये यूट्रस है, प्लेसेंटा इम्प्लांट इन द अपर पार्ट। लेकिन अगर गलती से इम्प्लांटेशन मीन प्लेसेंटा बन गया कहाँ पे? लोअर पार्ट, तो पोजीशन का मसला गया ना। इम्प्लांटेशन अगर अपर पार्ट की बजाय कहाँ पे हो गई? लोअर पार्ट, इससे जो प्लेसेंटा बनेगी उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। क्लियर है? अगर बनी है नॉर्मल कहाँ पे? अपर पार्ट, तो उसको सेपरेट बिफोर द डिलीवरी होना है कि आफ्टर डिलीवरी? आफ्टर। अगर एक फीमेल है, उसकी प्लेसेंटा सही बनी है, लेकिन उसकी अभी प्रेगनेंसी का 4वां महीना है, 5वां है, लेकिन उसको एक्सीडेंट में लग गई, ट्रोमा हो गई, तो नॉर्मल प्लेसेंटा डिटेच हो सकती है कि नहीं? डिटेचमेंट ऑफ नॉर्मल प्लेसेंटा इज कॉल्ड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो के अंदर प्लेसेंटा नॉर्मल होता है, लेकिन बिफोर द टाइम सेपरेट हो जाता है। तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है? लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीविया मीन पी का मतलब क्या है? पोजीशन, इसका मसला होता है। तो ये अपर पार्ट की बजाय लोअर पार्ट में होता है। क्लियर है? तो प्रीविया का मतलब पोजीशन प्रॉब्लम है, ठीक है। और एब्रप्शियो का मतलब, ए का मतलब अटैचमेंट प्रॉब्लम है, कि नॉर्मली अटैच था लेकिन अब वो क्या हो चुका है? डिटैचमेंट हो चुकी है। क्लियर है? व्हाट इज द वेजिनाइटिस, अभी बताया है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना। मेंशन 3 टाइप्स, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। Define abortion and types of abortion. Septic abortion, complete abortion, incomplete abortion, threatened abortion, missed abortion. ये आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है थ्योरी से। ये वही है, ये 10 केसेस है, आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर है? ये 10 केस आप लोग याद रखेंगे, गाय नहीं यही चीज आती है, इससे आउट कोई चीज नहीं आएगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट साथ में याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट और ये 10 केसेस दिस फॉर गायनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये पीडीएफ पे भी ले जाए, यूएसबी में आज मैं मेंशन भी करूंगा उसको, ठीक है, सेंड कर दूंगा। कल वाला ईएनटी भी आज सेंड हो जाएगा, वो भी तैयार है, और ये भी इंशाल्लाह सेंड हो जाएगा। क्लियर है? अभी आप लोग सिर्फ 5 मिनट बैठ जाए और वो दिखा दो, अब फिल्मोस्कोप फोटोस्कोप दिखा दो, ठीक है।